Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th accountancy in the chapter of dissolution of partnership firm, this is our third lecture video and today we'll be studying the preparation of realization account. Before starting that, if you have not watched the previous two videos, the link is given in the description. Just watch them first and then continue with this today's class. Today it is 17th of July 2020 and we are starting with the preparation of realization account. Let us start it. Before preparation of that, let us understand the steps. जब भी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन मिलता है तो आपको 6 स्टेप्स अपने माइंड में याद रखने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स to realization account. All assets means tangible and intangible. All kind of assets will be transferred to realization account. Obviously on the debit side of realization account. Transfer all the liabilities to realization account. All outside liabilities. अगर कोई पार्टनर का लोन हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे. जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में. लाइबिलिटीज़ है तो ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड पॉइंट, रियलाइज एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज़ एज पर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है ये तो आपने बैलेंस शीट में से ट्रांसफ़र किया था. अब आप क्या करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे जैसे कहा है कि किस एसेट्स को आपने कितने में सेल किया, किस लाइबिलिटी को आपने कितना पेमेंट किया, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए. आफ्टर दैट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रहना चाहिए. अगर किसी एसेट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम ये सपोज़ करके चलते हैं कि उस एसेट से हमें कुछ भी कैश रियलाइज़ नहीं हुआ. इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन एसेट विल बी कंसिडर्ड वैल्यूलेस. ठीक है. लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये सपोज़ करके चलेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि उस लाइबिलिटी को हमने बुक वैल्यू पे पेमेंट किया, पूरा पेमेंट किया. इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटीज़ विल बी पेड एट देयर बुक वैल्यूज़. बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट. एंड लास्टली, जब आपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया और उनको रियलाइज़ कर लिया, पेमेंट कर दिया, लास्टली जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका डेबिट या क्रेडिट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट है तो भी पार्टनर्स में और अगर लॉस है तो भी पार्टनर्स में. लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेम कॉन्सेप्ट विद वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा से अपनी कॉपी में खुद आप सॉल्व करें, देखें और एंड में दोबारा उसको वीडियो से आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन क्योंकि आपने सही किया या नहीं, जिससे कि ये आप प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हुआ या नहीं. ठीक है. देखिए, शांति एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1. दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है, उसके बाद क्या लिखा है, ऑन द अबव डेट फर्म वॉज डिजॉल्व्ड, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है. 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ फर्दर गिवन टू यू एंड लास्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमने स्टेप्स क्या याद किए कि सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. तो देखें यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. तो इस बैलेंस शीट में से एक तो आप डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये 4 एसेट्स हैं जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. ठीक है. क्रॉस में ये चीज़ें जाती हैं. और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो देखिए लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, सिर्फ एक ही ऐसी लाइबिलिटी है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट साइड की चीज़ें डेबिट में जाएंगी, लाइबिलिटी साइड की चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी. अब आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब का क्या करना है. तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बाद में समझेंगे. इसी तरह से बैंक अकाउंट या फिर यहाँ पे एक शांतिज करंट अकाउंट है, ये सब हम बाद में समझेंगे. आज हमारा टॉपिक क्या है, टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, 4 तो एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में. शुरू करते हैं. हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट
और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिए ऑल द एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करिए? जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में दे रखे थे एज इट इज़ आपको ट्रांसफ़र करना है, कोई उसमें अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? ट्रांसफ़र ऑल द लाइबिलिटीज़। तो जो लाइबिलिटी दे रखी क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिटर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे। ये लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ₹45,000। एसेट्स के लिए तो मैंने 2 एसेट्स ट्रांसफ़र्ड इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे 4 एसेट थे और क्रेडिटर जब अकेला ही है तो डायरेक्टली हमने उसको बाय क्रेडिटर्स लिख के 45,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। ये आइटम्स ट्रांसफ़र हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? तो देखिए स्टेप नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद में थर्ड स्टेप क्या लिखा है? रियलाइज़ एसेट्स एंड पे लाइबिलिटीज़ एज़ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000। आई एम श्योर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो पूरे वीडियो को आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। आई अश्योर यू कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा रिलेशन अकाउंट का। यहाँ पे आप ऊपर बैलेंस शीट में देखें कि आपको स्टॉक कितने का दे रखा है। हमें बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है ₹85,000 का, है ना। और एडिशन इन्फॉर्मेशन में ये कहा है शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक। अब 85,000 का 40% आप कैलकुलेट करके देखो पेपर पे कितना आता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 35,000। तो 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस, तो 35,000 का जो स्टॉक था उसमें से भी 10% कम कर दिया, यानी 35,000 का 10% 3,500 उसमें से भी कम कर दिया, लेस देन द बुक वैल्यू। किसने लिया? शांति ने लिया। अब देखें आप इसको मैं कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। स्टॉक आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? ये डेबिट साइड पे आपने स्टॉक लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टॉक लिखा हुआ है आपने 85,000 का। जस्ट इसके अपोजिट में आप आ जाइए और इसके अपोजिट में हम लिखेंगे बाय शांतिज़ कैपिटल अकाउंट ₹30,600। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 30,600 कहाँ से आया? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 34,000 रुपीज़ का स्टॉक है और 34,000 में से 10% वैल्यू हम लेस कर देंगे। 34,000 कहाँ से आया? 34,000 आया आपके पास में 85,000 जो आपके पास में था, उस 85,000 का 40%। ये 85,000 का 40% जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 34,000, और इस 34,000 में से 10% आपने लेस किया तो आपके पास में आ गया 30,600। अब एक और माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे बाय शांतिज़ कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है? तो बाय शांतिज़ कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था? शांति टुक ओवर द स्टॉक। अगर वहाँ लिखा होता वी हैव रियलाइज द स्टॉक इन कैश, तो हम यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिख देते। क्योंकि शांति ने लिया है, शांति हमारे पार्टनर है, तो हमने यहाँ पे बाय शांतिज़ कैपिटल अकाउंट लिखा। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे ये लिखा है, फर्स्ट पॉइंट को ही पढ़ रहा हूँ अभी मैं। शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ये तो हो गया। रिमेनिंग स्टॉक, तो अब रिमेनिंग कितना बचा? 85,000 में से 34,000 चला गया, तो जो रिमेनिंग बचा, जितना भी बचा वो सोल्ड फॉर ₹40,000। तो रिमेनिंग जो भी बचा था उसको 40,000 में रियलाइज़ किया। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, फर्नीचर से 80,000 रियलाइज़ हुआ। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000, 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से रियलाइज़ हुआ। मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। तो देखिए, एक तो स्टॉक से आपको 40,000 मिलेगा, फर्नीचर से 80,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, डेटर्स से 55,000 मिलेगा, अमाउंट लिखा है। लेकिन यहाँ मशीनरी के लिए क्या लिखा है? मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। तो आप ये देखो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? मशीनरी की वैल्यू है 1,30,000, और 1,30,000 में से 60,000 जब आप लेस करते हो तो आपके पास में कितना बचता है? 1,30,000 में से 60,000 जाता है तो हमारे पास बचता है 70,000। यानी कि हमें मशीनरी से कितना अमाउंट मिला? 70,000। और ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 एसेट जो हमने रियलाइज़ किए हैं, कैश में रियलाइज़ किए हैं। आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारे एसेट आपने कहाँ पे लिख रखे हैं? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखे हुए हैं आपने, है ना। ये आपने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखे हुए हैं। जस्ट इसके अपोजिट में आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। और कितने में रियलाइज़ करेंगे? अभी अभी हमने जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000,
मशीनरी 70,000 एंड डेटर्स 55,000 और टोटल आउटर कॉलम हो जाएगा 2,65,000। अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, इन्वेस्टमेंट तो हमारा यहाँ पे डेबिट साइड में था ही नहीं, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे आ गया। तो बात यह है कि जब हम बैलेंस शीट में से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जो बैलेंस शीट में होते हैं उन्हें हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। जो भी बैलेंस शीट में गिवन थे उनको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वो एसेट हमारा बैलेंस शीट में था या नहीं था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है इसलिए जितना कहा था उसको हमने रियलाइज़ कर लिया। इसे हम बोलते हैं एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड ₹20,000। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं था इसलिए हम इसको अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उससे हमें 20,000 रियलाइज़ हुआ। यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच ₹19,000 वॉज पेड। तो फिर से ऊपर बैलेंस शीट में ये आइटम नहीं दे रखा है पेमेंट का 19,000 का, यानी कि ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट जब भी करेंगे तो जहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखी हैं उसके अपोजिट साइड पे लाइबिलिटीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, आपको यहाँ लिखी हुई हैं, आपने ट्रांसफ़र किया था क्रेडिटर और उसके अपोजिट में आपने इन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया। क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट्स, और टू बैंक अकाउंट लिख के आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का 19,000 और क्रेडिटर्स का 45,000। अब आप कहेंगे 45,000 क्रेडिटर्स का कैसे लिखा गया, तो देखिए मैंने आपको अभी अभी जो पॉइंट्स बताए वहाँ पे 5th पॉइंट क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज़ विल बी पेड एट देयर बुक वैल्यू। तो क्रेडिटर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, और जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्रेडिटर को कितने पे करेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू है यानी कि 45,000 एज इट इज़ पूरा का पूरा पे कर देंगे। अब सिचुएशन क्या है, एसेट्स ट्रांसफ़र हुए थे वो पेमेंट हो गए, सॉरी कैश में रियलाइज़ हो गए। जो किसी पार्टनर ने लिया था तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर किसी एसेट को पार्टनर लेता है तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर किसी एसेट को हम कैश में रियलाइज़ करते हैं तो हम बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ के लिए अगर लाइबिलिटीज़ कैश में पे करते हैं तो हम टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर वही लाइबिलिटी कोई पार्टनर पेमेंट करना एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट हो चुका है, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप नंबर 6, दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और बैलेंसिंग फिगर जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 98,400। दिस 98,400 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द both the partners in their profit sharing ratio by loss transfer to Shanti's capital account and Satya's capital account 78,720 and 19,680। ये किस रेशियो में हमने ट्रांसफ़र किया है, 4:1 के रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है उस रेशियो में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में अगर आ गया है तो दोबारा अपनी कॉपी में बिना सॉल्यूशन को देखे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगा कि कहीं अगर आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बुक्स में पढ़ के भी आपको बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो मैं डिस्कस करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।